हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों का ये डिमांड था कि जेनेटिक्स पर और बायोटेक्नोलॉजी का सर क्विक रिवीजन की वीडियो सेंड करिए, तो मैं सोचा आज ये जेनेटिक्स में जो चैप्टर 1 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बेटा इसके बारे में एक क्विक रिवीजन हम करा दें। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के लिए इस चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन तो श्योर है आते हैं। अब क्या आते हैं ये वीडियो आराम से आप लोग सुनते रहिए और अपने बुक को ओपन करके एक एक पॉइंटों को निशान लगा लीजिएगा और इसको अच्छा से रिवीजन कर डालिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो पॉइंट आ रहे हैं वो हम बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताइएगा, इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे जेनेटिक्स क्या है, मेंडल्स की हिस्ट्री क्या है, मेंडल्स लॉ क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस, क्रीज क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। मेंडल्स लॉ पढ़िएगा, मेंडल के जितने भी लॉ हैं सबका एक्सेप्शन क्या पढ़िएगा। उसके बाद लिंकेज और पेडिग्री एनालिसिस पर बात करेंगे और कुछ मेंडल के डिसऑर्डर, यही इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोग जरा ये बताएं व्हाट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस कैरेक्टर, उसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। या एक बात ही इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस लाइक देमसेल्फ, रिलेटेड फेनोमेनन इज कॉल्ड हेरिडिटी। या पासिंग कैरेक्टर या फेनोमेनन थ्रू पासिंग कैरेक्टर parent to progeny is called heredity and progeny show variation। जो प्रोजनी में वेरिएशन आया, जो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आया, डिफरेंसेज आया, उसी का नाम हम लोग देते हैं वेरिएशन आया, माने डिफरेंस आया, उसको वेरिएशन कहते हैं। तो एक लाइन आप लोग यहाँ पर ये याद रख लेना कि व्हाट इज द जेनेटिक्स। तो ये बताना कि जेनेटिक्स जो है 2 वर्ड से बना है, एक हो गया हेरेडिटी और प्लस वेरिएशन। तो हेरेडिटी और वेरिएशन दोनों को मिलाकर हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का नाम डब्ल्यू बेटिसन ने दिया और जेनेटिक्स का फादर ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल, तो मेंडल को ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। अब मेंडल की बात करते हैं तो मेंडल जो थे 1822 में साइलेसिया विलेज, प्रून सिटी के साइलेसिया विलेज में पैदा हुए। अब वो वो पहले जर्मनी में, अब जर्मनी में हो गया, नहीं तो पहले वो ऑस्ट्रिया के ब्रून सिटी साइलेसिया विलेज में 1822 में बॉर्न हुए, पैदा हुए, जो आज जर्मनी में है। मेंडल जेनेटिक्स के बारे में पाइजम सटाइवम पर एक्सपेरिमेंट किए। ये भी क्वेश्चन आता है कितने साल एक्सपेरिमेंट किए, तो 7 साल तक स्टडी किए, 56 से लेकर के 63 तक, 1856 से लेकर 1863 तक ये स्टडी किए। 1865 में इनका लॉ पब्लिश हुआ और 1884 में मेंडल की डेथ हो गई। डेथ का रीजन था ब्राइट डिजीज, यानी किडनी डिसऑर्डर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मेंडल्स जो स्टडी किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, या ये भी याद रख लो कि जेनेटिक्स क्या है तो बता देना, हेरिडिटी और वेरिएशन के स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। ह्यूमन न्यू वेरिएशन हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अबाउट 8000 to 1000 BC। एक गाय है साहिवाल काऊ, जो पंजाब की काऊ है, वो कैसे बनाई गई, डोमेस्टिकेशन और हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेंडल 7 साल तक स्टडी किए थे, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे 56 से लेकर 63, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में पी को लिया था, गार्डन पी, जिसका नाम है पाइजम सटाइवम, जिसमें 14 क्रोमोजोम होते हैं, वो सेलेक्ट किए थे 1, 4, 5, 7 पर क्रोमोजोम पर स्टडी किए, मानी 1457 टर्म याद कर रहना, इस पर स्टडी किए थे पाइजम सटाइवम का। 14 ट्रू ब्रीडिंग कैरेक्टर में केवल सिंगल अनपेड कैरेक्टर, कौन बताओ, हाइट है, स्टेम हाइट। नहीं तो उन्होंने क्या लिया था पी का, तो पी का उन्होंने याद रखना, एक तो उन्होंने सीड सेलेक्ट किया, एक पॉट सेलेक्ट किया, एक फ्लावर सेलेक्ट किया,
और एक उन्होंने स्टेम सेलेक्ट किया था। तो बेटा इसमें 4 पॉइंट है, 4 को सेलेक्ट किया, लेकिन अब इसमें क्या क्या कैरेक्टर लिया? सीड का 2 कैरेक्टर, एक लिया गया इसका शेप, दूसरा लिया गया इसका कलर। पार्ट के 2 कैरेक्टर, एक होगा शेप, एक होगा कलर। फ्लावर के 2 कैरेक्टर, एक होगा इसमें माने वायलेट और एक होगा वाइट। इसके बाद स्टेम का एक कैरेक्टर है टाल और ड्वार्फ। कुल मिला के मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये 7 कैरेक्टर लिए। जो 7 कैरेक्टर लिए, उस 7 कैरेक्टर में आप लोग यहां देखना, इसका भी 2, ये सब क्या है? ट्रेट है। 2 ट्रेट है, जिसमें ये जो ट्रेट है, काट दीजिए, 7 कैरेक्टर, इस 7 कैरेक्टर के ट्रेट अगर देखो तो इसके ट्रेट 2 होंगे। एक होगा राउंड, तो एक होगा क्या बताओ? रिंकल्ड। राउंड और रिंकल्ड, ये याद रखना। कलर में यहां पर येलो और ग्रीन, यहाँ इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, यहाँ ग्रीन और येलो, और यहाँ वॉयलेट का यहाँ पर जो है माने ये कलर लिया गया इसका, किसका? फ्लावर का एक कलर देखेंगे। इसमें 2 चीज़ है, एक पोजीशन लिया गया था, फ्लावर का पोजीशन और एक फ्लावर का कलर। याद रखो, फ्लावर का पोजीशन और फ्लावर का कलर। फ्लावर का पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल। कलर की बात करें तो वॉयलेट और वाइट। स्टेम की बात करें तो स्टेम का क्या कैरेक्टर था? सिंगल कैरेक्टर, उसका स्टेम का था हाइट। तो कुल मिला के बताइए ये टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? तो इसका देखिए 2 to 4 to 6 और 1 7 कैरेक्टर है, जिसमें केवल यही अकेला सिंगल है। और इनका 14 ये क्या आ जाएगा? 14 ट्रू ब्रीडिंग आ जाएगा, माने 14 ट्रेट आ जाएगा। उसमें केवल यही एक ऐसा है जो अनपेयर्ड, बाकी सब कैरेक्टर देखिए पेयर्ड में है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पर आता है। यहाँ पर याद करो PGSG, P मतलब पॉड, ग्रीन के लिए, ग्रीन कलर जो पॉड के लिए डोमिनेंट है, और सीड के लिए ग्रीन क्या है? रिसेसिव है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, याद रखना। उसके बाद एक टर्म आता है जीन। जीन का मतलब होता है इनहेरिटेंस का यूनिट, उसको जीन कहते हैं। जीन का अल्टरनेट फॉर्म अगर रहता है तो उसको एलिल्स कहते हैं। तो एक अगर एलिल सेम है, जैसे कैपिटल T या स्मॉल टी, तो उसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। और एलिल अगर डिफरेंट है, जैसे कैपिटल T स्मॉल t, उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। तो सेम एलिल होमोजाइगस, डिफरेंट एलिल हेट्रोजाइगस, ये पॉइंट को याद रखना। अब आता है मेंडल्स का, माने जो क्रॉस की बात करते हैं, लॉ की बात करते हैं, तो मेंडल के कुल कितने लॉ हैं? तो याद रखना 3 लॉ हैं। एक तो लॉ डिपेंड करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 रूल हैं और डाई हाइब्रिड के 1 हैं। तो जो मोनोहाइब्रिड का पहला रूल है, उसमें देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा उसके अंदर, यहां देखिए लिख रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के 2 रूल होंगे। एक का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक रूल है। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये 2 रूल हो गया। और एक होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इस डाई हाइब्रिड क्रॉस का केवल एक रूल है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी मेंडल के कुल ये 3 लॉ हो गए। अब जैसे हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये जरूर याद करना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसमें ये देखना कि किसी भी कैरेक्टर को अगर कोई यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर्स। तो टर्म फैक्टर गिवन बाय मेंडल, डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोल कैरेक्टर। फैक्टर इज ऑलवेज इन, हमेशा पेयर में होता है, फैक्टर हमेशा पेयर में होता है। अगर वो डिसिमिलर है का मतलब कि हेट्रोजाइगस है, तो उसमें जो ओपन कैरेक्टर होगा उसको डोमिनेंट कहोगे, जो सप्रेस है उसको रिसेसिव के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लेना। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या काम किया गया? ये लिया गया कि रेड, जैसे यहाँ देखिए स्टेम का अगर लेते हैं हम, तो स्टेम में हाइट आया,
तो हाइट के दो ट्रेट होंगे, एक होगा टाल और एक होगा क्या इसमें ड्वार्फ। टाल और ड्वार्फ होगा तो टाल जैसे ले लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको लिया कैपिटल टी इसका गैमेट, इसका स्मॉल टी, दोनों मिला दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन आया। F1 जनरेशन में हाइब्रिड टाल आया, इसको टाल बोलेंगे। ये भी देखिए टाल है, बट ये टाल कैसा है, हाइब्रिड है। ये हाइब्रिड टाल है, प्योर टाल है। दोनों में अगर तुलना किया जाए तो ये बेटर होता है, क्योंकि हाइब्रिड हमेशा अपने पेरेंट से बेटर होता है। अब इसी का बताओ, गैमेट बनाएंगे तो दो गैमेट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इनका क्रॉस कराएंगे तो देखो चेकर बोर्ड बनेगा। अब चेकर बोर्ड की बात करते हैं, कौन बनाया, तो याद करो आरसी पनेट ने चेकर बोर्ड बनाया। चेकर बोर्ड से क्या पता करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप पता करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप। तो जीनोटाइप पता करोगे तो यहाँ गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आया। यहाँ देखो इसको प्योर टाल बोलोगे, इसको हाइब्रिड टाल बोलेंगे, और ये प्योर ड्वार्फ हुआ। तो टाल की बात करते हैं तो 3:1 आ गया, इसको हम लोग फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। ये फिनोटाइप 3:1 और 1:2:1, ये देखिए जीनोटाइप रेशियो आ गया। तो ये याद रखना कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप रेशियो इज द 1:2:1 आता है। अब बेटा इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के बात करते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में देखो दो एक्सेप्शन मान लो। लॉ ऑफ डोमिनेंस के दो एक्सेप्शन, इसमें एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है, और सेकंड है कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस से क्वेश्चन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टडी कार्ल कोरेंस ने किया था। जिस पौधे पे स्टडी किया उसको बोलते हैं एंटी राइनम स्पीसीज, स्नैपड्रैगन, डार्क फ्लावर, और एक पौधा मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा को बोलते हैं फोरोक्लाक प्लांट, फोरोक्लाक प्लांट पर स्टडी किए थे। अब इसके दो तरह के फ्लावर होते हैं, याद रखना, दो तरह के फ्लावर, जो कलर है दो तरह का। एक कलर होगा कौन सा, रेड, और एक कलर होगा व्हाइट। तो रेड कलर और व्हाइट कलर, दो कलर लिया। अब दोनों का उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। तो F1 जो जनरेशन आया उसमें ना रेड आया ना व्हाइट आया, दोनों के बीच का आया, उसको कहते हैं पिंक कलर आया। कौन आया, पिंक कलर। इसका मतलब वो इसका एक्सेप्शन हुआ पिंक कलर आना। अगर रेड और व्हाइट में रेड आया होता तब तो इस लॉ को फॉलो करता, बट न रेड आया न व्हाइट आया, दोनों में से कोई नहीं आया, दोनों के बीच का आया, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पिंक के आने के कारण हुआ। और उसी का जब सेल्फिंग कराएंगे आप तो रेशियो फिनोटाइप, अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो किया होता तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 आना चाहिए था। बट यहां पर क्या हुआ, फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा इसके अंदर, तो आप बताइएगा 1:2:1 आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो सेम आता है। अब बात करते हैं कोडोमिनेंस। देखिए कोडोमिनेंस का मतलब यही होगा, F1 जो ये हाइब्रिड आया, ये इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बोथ, यहां देखिए आइदर आया, F1 में से कोई टाल या तो ड्वार्फ में कोई एक आया तो ये फॉलो किया लॉ ऑफ डोमिनेंस को। अगर इन दोनों के इन बिटवीन आ गया, देखिए इन बिटवीन आ गया, यानी दोनों के बीच का कोई अगर आ गया तो ये फॉलो किया इन कंप्लीट डोमिनेंस को बताया। अगर बोथ रिजेंबल आ गया, दोनों बोथ रिजेंबल आ गया तो इसको कोडोमिनेंस के नाम से जाना जाता है। F1 बोथ रिजेंबल पेरेंट, तो कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल याद करिएगा, एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस इज एबीओ ब्लड ग्रुप। और एबीओ ब्लड ग्रुप कंट्रोल बाय सिंगल जीन, वो जीन का नाम होगा आई जीन होगा, वो कंट्रोल करेगा। उस जीन का एलील 3 होगा, IA, IB, IO. IA and IB synthesize slightly different type of sugar on the surface of the RBCs, but IO are not synthesized sugar. IA and IB are codominant on IO. तो यहां पर अगर पूछा जाए कि इस कोडोमिनेंस के अंदर जीन क्या होगा, जीन, तो आप बताइएगा I होगा। अगर पूछा जाए इसका एलील क्या होगा तो इसका एलील 3 होगा, IA,
IB और IO बताइएगा। इसका फिनोटाइप कितना आएगा, तो इसका फिनोटाइप का नंबर बताइएगा 4 आएगा। इसका जीनोटाइप का नंबर कितना होगा, तो इसके जीनोटाइप की अगर बात करना होगा तो 6 बताना, जीनोटाइप 6 होगा। कभी कभी बेटा ये भी क्वेश्चन आता है कि फिनोटाइप जीनोटाइप का रेशियो बताओ, 4:6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें पूछेगा कोडोमिनेंस क्या होगा, यानी कोडोमिनेंस क्या आया, तो अगर कोडोमिनेंस के लिए बात करेंगे तो सीधे कह दोगे IA IB ये डोमिनेंट ऑन IO, तो कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। आप यहां देख रहे होंगे कोई एक सिंगल जीन है, इसका एलील क्या है, एक से ज्यादा एलील है, इसलिए शो क्या करता है बताओ, मल्टीपल एलील कहलाता है। मतलब मोर देन 2 एलील ऑफ सिंगल जीन इज कॉल्ड मल्टीपल एलील। और आप ये भी देख रहे हो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक जीन के ये 4 फिनोटाइप दिखाया जा रहा है, जबकि एक जीन का एक फिनोटाइप होता है, यहां 4 दिखाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या देते हैं बताओ, प्लियोट्रॉपिक यूज करते हैं टर्म। तो ये 2 पॉइंट याद करो, मोर देन 2 एलील ऑफ सिंगल जीन कॉल्ड मल्टीपल एलील और 1 जीन सो मेनी फिनोटाइप इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें यूनिवर्सल एक क्वेश्चन जरूर याद रखना, यहाँ ब्लड ग्रुप, वैसे तो ये ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हैं, बट यहां भी ये बात को याद कर लो, एंटीजन एंटीबॉडी और ब्लड डोनेशन ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसके एंटीजन ए है लेकिन एंटीबॉडी बी बनती है, ब्लड ग्रुप बी है उसका एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए बनती है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसका एंटीजन ए एंड बी है बट एंटीबॉडी कोई नहीं है। ब्लड ग्रुप जो ओ है उसका कोई एंटीजन नहीं बट एंटीबॉडी दोनों है। तो अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव होता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर बात करेंगे तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखिए यहीं पर लागू हो गया। लागू यहां पर ये हो गया कि आप जो F2 जनरेशन यहां देख रहे हैं, इस F2 जनरेशन के अंदर जो F1 में कैरेक्टर छिपा हुआ था F2 में वो रिप्रेजेंट करने लगा, वो अलग हो गया। तो एक लाइन आप किताब का पढ़िएगा, फर्स्ट लाइन लिखा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग रिकवर इन F2 जनरेशन। अब ब्लेंडिंग पाया कहां गया, F1 में। तो जो F1 में ब्लेंडिंग है टाल और ड्वार्फ है, जिसमें टाल छिपा हुआ है, उसी का सेल्फिंग कराने के बाद F2 में वो कैरेक्टर अलग अलग हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और अगर ये अलग नहीं हुआ तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो बेटा यहां पर यह भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेग्रीगेशन हो जाता है कि F2 जनरेशन में कैरेक्टर जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट कर जाते हैं, जो माने कोई ब्लेंडिंग नहीं शो करता है, सभी कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं। F1 में जो शो कर रहा था ब्लेंडिंग, F2 में ब्लेंडिंग शो नहीं करता है। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद करना कि जो होमोजाइगस पेरेंट होते हैं वो एक टाइप का गैमिट बनाते हैं, जो हेट्रोटाइप के होते हैं पेरेंट वो 2 टाइप के गैमिट बनाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है कि गैमिट बराबर, अगर आपसे पूछे गैमिट के लिए बताओ, तो कहना कि 2 के पावर n, जहां n का मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस बताना, हेट्रोजाइगस। जैसे कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, अगर इसका गैमिट पूछा जाए तो आप देखो हेट्रोजाइगस यहाँ कितनी है, 2 है, इसलिए यहां पर बताओगे 2 के पावर 2 एक गैमिट हो गया 4। तो ये पॉइंट याद करना, जो गैमिट होगा वही आप याद करना, इसका फिनोटाइप भी होगा। गैमिट और फिनोटाइप के लिए फार्मूला सेम है, फिनोटाइप भी यही होगा। अगर यहां प्रोजनी की बात करें, प्रोजनी कितने बनेंगे, तो प्रोजनी के लिए फार्मूला जो होगा यहां प्रोजनी के लिए, तो प्रोजनी के लिए आप क्या बताओगे, 4 के पावर n बताना होगा प्रोजनी के लिए। अगर यही जीनोटाइप पूछता, जीनोटाइप रेशियो बताओ क्या आएगा, तो जीनोटाइप के लिए आप बताना 1:2:1 का पावर n बताना होगा। ये जीनोटाइप रेशियो निकालने का फार्मूला है। तो इसका मतलब इस पर आप लोग जरूर पढ़िएगा, फोकस करिए, क्वेश्चन यहां से निकाल लेना है। उसके बाद आप बता रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन क्या है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। देखो जैसे नॉन डिसजंक्शन क्या है, यही बताओगे कि मियासिस फर्स्ट के एनाफेज फर्स्ट में जब होमोलॉगस क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होता है, absence of separation of homologous chromosome in एनाफेज फर्स्ट ऑफ द meiosis division is known as non disjunction। और नॉन डिसजंक्शन का ही कारण है सिंड्रोम उत्पन्न होता है। और ये सिंड्रोम या तो ऑटोसोम से रिलेटेड होगा या तो सेक्स लिंक होगा। अगर ऑटोसोम से रिलेटेड होगा तो आप लोग याद रखना ऑटोसोमल सिंड्रोम में DEE
पी याद करो, डेप्थ। ये तीनों जो है क्या है, तो इसको बता सकते हो ट्राइसोमिक कंडीशन शो करते हैं। ट्राइसोमिक का मतलब होता है 2n+1 होता है, तो ये ऑटोसोमल सिंड्रोम हो गया। डी का मतलब डाउन सिंड्रोम 21 पर क्रोमोसोम पर अटैच हो जाएगा। ई का मतलब एडवर्ड सिंड्रोम 18 पर, पी मतलब पटाओ सिंड्रोम 13 पर। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही होता है, डाउन सिंड्रोम पढ़ लेना। और दूसरा सिंड्रोम आता है सेक्स लिंक रिलेटेड, तो ये जरूर आप पढ़ना अपने बुक का 91-92 पेज पर। सिंड्रोम 3 सिंड्रोम है, कौन कौन? डाउन सिंड्रोम, एडिशनल कॉपी 21 के साथ ट्राइसोमिक कंडीशन शो करेगा, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगा, पाम क्रीज होगा, टंग फरो होगा, माउथ पार्सली ओपन होगा, हेड राउंडेड होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। इसको लैंगडन डाउन 1866 में इसकी डिस्कवरी किए थे। ये मैंगोलियन रेसेस भी शो करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन मेल में होता है? नो, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, क्योंकि ऑटोसोमल है। उसके बाद बेटा यहां पर 2 सिंड्रोम और याद कर लो, सेक्स लिंक वाला। तो सेक्स लिंक वाले में एक सिंड्रोम का नाम याद करना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, उसके अंदर आप देखेंगे एक जो क्रोमोसोम एडिशनल कॉपी हो जाती है एक क्रोमोसोम की, उसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो यहां भी कंडीशन आ जाती है 44 प्लस एक्स और एक कंडीशन आ गई वाई। तो इसका मतलब ये भी सिचुएशन यहां पर क्या है, ये भी ट्राइसोमी कहलाती है, याद रखना ट्राइसोमी। इसमें भी 2n+1 हो गया, इसके अंदर भी 47 क्रोमोसोम हो गया, और ये किस में पाया गया? मेल में पाया गया, यानी मैस्कुलिन जेंडर को शो करेगा। बट देखो ये वाई के कारण तो मेल है, बट 2x के कारण फीमेल का कैरेक्टर आ गया यहाँ। फीमेल, इसका मतलब कि जिस मेल के अंदर फीमेल का कैरेक्टर आ जाए, एक्सटर्नल यानी फिनोटाइपिक, इसका मतलब उसमें ब्रेस्ट अपीयर होने लगे, उसकी कुछ फिनोटाइपिक में चेंजिंग होने लगे, वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम शो करता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल में होता है, और इस गायनिकोमैस्टिया उसको कहते हैं, गाइन फीमेल मैस्टिया, मैस्ट मतलब मेमोरी ग्लैंड। तो फीमेल का मेमोरी ग्लैंड अगर मेल में आ जाए, ब्रेस्ट बढ़ने लगे, उसके लिए हम लोग टर्म देते हैं गायनिकोमैस्टिया, और वो स्टेराइल होता है। दूसरा बेटा यहां पर ये भी याद रखना, एक सिंड्रोम है टर्नर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्नर सिंड्रोम को हम लोग कहते हैं कि इसमें एक क्रोमोसोम लॉस हो जाता है। जब एक क्रोमोसोम लॉस हो जाएगा तो इसका मतलब 2n-1, इसका मतलब 45 ही क्रोमोसोम बचेगा। तो जब 2n-1 हो गया तो इसके लिए टर्म यूज करोगे मोनोसोमी कहलाता है, मोनोसोमी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद बेटा यहां पर एक बात और याद करना यहाँ, कि ये जो होता है केवल फीमेल के अंदर पाया गया, इसके अंदर ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है, ये स्टेराइल होती है, फीमेल स्टेराइल होती है, और इसके अंदर 44 प्लस x क्या होगा? 0, माने क्रोमोसोम का नंबर टोटल 45 होगा, बट सिंबल क्या होगा? 44 प्लस x 0। टर्नर सिंड्रोम फीमेल के अंदर होगा। तो आप लोग देखिएगा ये नॉन डिसजंक्शन का ही कारण था सिंड्रोम उत्पन्न होना। नॉन डिसजंक्शन एक्सेप्शन किसका है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। वैसे मेंडल ने बताया था कि मेंडल का ये ऐसा रूल है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ विदाउट एनी एक्सेप्शन। बट अगर सेग्रीगेशन नहीं हुआ तब ये आता है कंडीशन सिंड्रोम। तो सिंड्रोम में बेटा जरूर आप पढ़िएगा, एक डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। उसके बाद आप लोग